नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ जब बेटी माँ बाप का प्यार भूल किसी शराबी के साथ भाग गई तो कुदरत ने मारा ऐसा तमाचा कि होश ठिकाने आ गई। फोन की घंटी बज रही थी। रजनी ने फोन उठाया। उधर से रजनी की बेटी नेहा बोल रही थी। वो माफी मांगते हुए रो रही थी। रजनी ने फोन पर बिना कुछ बोले फोन काट दिया। नेहा के इस तरह पछतावे और आंसू पर रजनी को दया से ज्यादा सुकून मिल रहा था। रजनी हाथ में नेहा की फोटो लेके बैठी थी। तभी रजनी की बहू मधु ने रजनी को उदास देख कहा, क्या हुआ माँ? नेहा का फिर फोन आया था? माँ ने मधु की तरफ भरी आंखों से देखा। मधु माँ के हाथ को पकड़कर आंसू पोंछते हुए बोली, माँ आप खुद को कितना दुख दोगी? आप माफ क्यों नहीं कर देती नेहा को? माँ आंसू साफ करते हुए बोली, कैसे माफ कर दूं उसे? कितना दुख सहा है हम सब ने उसके फैसले के कारण। आज भी याद है जब नेहा हुई थी, घर में अपने भाई के पास सबसे छोटी थी। सब कितने खुश थे रजनी मधु को सब विस्तार से बताने लगी। मेरे पास तब राहुल और नेहा थे। नेहा की हर जिद पूरी होती थी। जो भी मन करता था उसे मिल जाता था। सबकी लाडली थी नेहा। नेहा देखने में गोरी, बड़ी आंखें और हंसमुख चेहरे के साथ बहुत खूबसूरत थी। नेहा ने जब 5वीं कर लिया तो उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए एक कन्या कॉलेज में दाखिला लिया था। नेहा मेरी सबसे लाडली बेटी और दिल का टुकड़ा थी। नेहा को मैं खुद से कभी दूर नहीं रख सकती थी। नेहा नाना के यहाँ भी जाती तो मैं जल्दी ही वापस बुला लेती थी उसे। समय बीतता गया। मैं कक्षा 9 अच्छे नंबर से पास करके अब 10वीं में आ गई थी। मेरी नेहा ना तो किसी से ज्यादा बोलती, ना ही कोई खास सहेली थी उसकी। एक दिन जब नेहा कॉलेज से आई तो उसका थोड़ा अलग व्यवहार लग रहा था। उसी दिन से वो कुछ खोई खोई सी रहती थी। कभी बेवजह मुस्कुराती थी, आईने के सामने खुद को निहारती थी, अपने बालों को संवारती, कॉलेज जाते समय आंखों में काजल लगाती। नेहा जिसे मेकअप से चिढ़ थी वो ये सब कर रही थी आजकल। मैंने कई बार उससे पूछने की कोशिश की कि कॉलेज में क्या चल रहा है, वो कुछ बदली सी लग रही है। उसने बोला, कुछ नहीं, सब ठीक है। अब मैं बड़ी हो रही हूं, क्या मैं खुद पर ध्यान भी नहीं दे सकती? नेहा मेरा गर्व थी। वो कुछ गलत नहीं कर सकती, ये मेरा विश्वास था। नेहा अब कॉलेज से देर से आती थी। पूछने पर बोलती, कक्षा की सहेली है, उसके साथ पढ़ाई करती हूँ। एक तो पढ़ाई की टेंशन है, बोर्ड है ना इस बार। जब मेरा बेटा बोलता ऐसी कौन सी पढ़ाई है तो मैं उसे ही डांट देती। नेहा का भी झूठ नहीं बोल सकती। वैसे तो पड़ोस की सविता बुआ का आना जाना आम बात थी, पर उस दिन वो काफी समय बाद घर आई। बिना किसी खास वजह के वो कहीं नहीं जाती थी। पूरे मोहल्ले के लिए खबरी मैडम थी। पूरे मोहल्ले की खबर रहती थी उन्हें। वो आई, हालचाल पूछ बोली, नेहा नहीं दिख रही। मैंने बोला, अभी कॉलेज से नहीं आई है। वो बोली, पर अब तक कॉलेज की छुट्टी हो जाती है। मैंने मुस्कुराकर बोला, सहेली के घर पढ़ने गई है। वो मुंह बनाकर बोली, तू बहुत भोली है, बुरा मत मानना। तुम्हें अपना समझती हूँ इसलिए कह रही हूँ, क्योंकि आगाह करना मेरा फर्ज है। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। मैं बोली, बुआ क्या कहना चाहती हो? साफ साफ कहो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा।
सविता बुआ ने कहा, वो जो हरिदास है ना, उनका लड़का रोहन जो 10वीं फेल है और 4 साल से कुछ नहीं कर रहा, बस बुरी संगत वाले दोस्तों के साथ शराब पीता और घूमता है। मैं अपना काम छोड़ ध्यान से उनकी बातें सुनने लगी। तेरी नेहा को कल मैंने उसके साथ बात करते हुए देखा था। मैंने सोचा तुम मेरी अपनी हो तो तुम्हें बता दे कि तुम्हें सजग कर दूं। वो लड़का बिल्कुल अच्छा नहीं है। नेहा के बारे में ये सब सुन मेरा खून खौल गया। मैंने सविता को चिल्लाते हुए बोला, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में ऐसा बोलने की? आप बड़ी हैं, मैं आपका सम्मान करती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी बेटी के विषय में कुछ भी गलत सुन लूंगी। मेरी बेटी ऐसा कभी नहीं कर सकती। वो मेरा गुरूर है। आप अभी यहां से चली जाइए और यहां कभी मत आइएगा। सविता बड़बड़ाती हुई जाने लगी, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। तुम्हें भी जल्दी सब सच पता चल जाएगा। बोल दो ही वो चली गई। मुझे उस समय उन पर बहुत गुस्सा आ रहा था, साथ ही नेहा के लिए भी चिंता हो रही थी। मैं बेसब्री से नेहा का इंतजार कर रही थी। नेहा जब घर आई तो मैंने अपने आप को शांत कर सामान्य रूप से रोज की तरह ही व्यवहार किया और पूछा, हो गई पढ़ाई? वो बोली, हाँ। मैंने पूछा, कौन सी सहेली है? वो हकलाते हुए बोली, अब अरे माँ, तुम भी ना, वो कॉलेज की सहेली है, वंशिका। कभी घर नहीं आई, तुम कैसे जान पाओगी उसे? वो मेरे साथ ही पढ़ती है। मैंने बड़े सहज भाव से बोला, ठीक है तो मिल लेते हैं। कल से तुम अपनी सहेली को यहीं बुला लेना, दोनों साथ यहीं पढ़ लेना। नेहा चौंक गई। वो अचानक से बोली, वो यहाँ नहीं आ सकती। जब मैंने पूछा क्यों, तो वो जवाब नहीं दे पाई। अब मुझे भी संदेह हुआ, पर मैंने और कुछ नहीं पूछा। रात तो हो गई थी, पर नींद तो जैसे मेरे से कोसों दूर थी। रात में नेहा जब अकेले कमरे में थी, तब मैं उसके पास गई, बड़े प्यार से उसके सर को सहलाया। मैंने पूछा, नेहा, तू बड़ी हो रही है, तू मुझे अपनी सहेली ही समझ। अगर कुछ बात है तू बता मुझे, डर मत, मुझे बता बेटा। नेहा मुझे बहुत आश्चर्य से देख रही थी। नेहा ने नजर चुराकर बोला, ऐसा कुछ नहीं है माँ, आप पता नहीं क्यों ऐसे बोल रही हो। मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो, सुबह जल्दी भी उठना है। इतना बोलकर नेहा आंख बंद करके लेट गई। मुझे मन ही मन सविता की बात पर बहुत गुस्सा आया। मेरी नेहा के बारे में न जाने क्या अनाप शनाप बोले जा रही थी। अब के कुछ बोली तो उसे छोड़ूंगी नहीं। रविवार के दिन घर के सामान के लिए बाजार जाना था। मैंने नेहा से साथ चलने को कहा तो उसने मना करते हुए बोली कि तबीयत ठीक नहीं है। मैं और राहुल बाजार चले गए। नेहा के पिताजी अपनी नौकरी में व्यस्त थे। उस दिन घर पर नेहा अकेली थी। बाजार से हम घर आने लगे तो मैंने राहुल को सवांदे घर भेज दिया। घर के पास ही रहने वाले शर्मा जी की माँ की तबीयत बहुत खराब थी। उनका ही हालचाल पूछने के लिए मैं उनके घर चली गई। जब वहां से घर आई तो राहुल बहुत गुस्से में था। मैंने पूछा, क्या हुआ? तो बोला, पूछ लो अपनी लाडली से, ये किसी से फोन पर बात कर रही थी। मैंने कमरे के बाहर से सुना था, पर जब जब अंदर आया तो बोल रही है मेरे पास कोई फोन ही नहीं है। मुझे अभी भी विश्वास ना हुआ। मैंने राहुल को डांटा, तुम्हें धोखा हुआ होगा। राहुल चिल्लाते हुए बोला, माँ मेरे यकीन करो, वो मोबाइल भी यही होगा। मैंने बोला, कहाँ है फिर मोबाइल? राहुल हर जगह उसे खोजता रहा। ये देख,
मैंने गुस्से में बोला, बंद करो नाटक राहुल। पर राहुल बिना कुछ बोले सामान उलट पुलट करने में लगा हुआ था। तभी राहुल ने नेहा का बैग उठाया। ये देख नेहा के चेहरे का रंग उड़ गया। वो चिल्लाकर बोली, ये क्या कर रहे हो भैया? मेरा बैग दो, इसमें मेरी किताबें हैं। राहुल बिना कुछ जवाब दिए बैग उल्टा कर पलट दिया। सब एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। उस बैग से किताबों के साथ साथ एक मोबाइल निकला हुआ नीचे गिरा था। मैं नेहा की तरफ सवाल भरी निगाह से देख रही थी। मेरे भरोसे पर नेहा ने एक जोरदार का थप्पड़ मार दिया था। नेहा डरने और शर्मिंदा होने के बजाय चिल्लाते हुए बोली, हाँ, मैं कर रही थी बात। मैं रोहन से प्यार करती हूँ, वो भी मुझसे प्यार करता है। उसकी ये बातें और असहनीय बेशर्मी वाला व्यवहार देख मैंने उसे गुस्से में थप्पड़ मार दिया। पर वो बिना किसी की परवाह करे बोले जा रही थी। मैंने उसे समझाया, वो बहुत बुरा है, शराब पीता है, तुमसे 5-6 साल बड़ा भी है। अभी तुम्हारी उम्र पढ़ाई की है, उसके साथ तुम्हारा भविष्य दुर्भरा होगा नेहा। पर वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। मेरे भी आंसू नहीं रुक रहे थे। वो बोल रही थी, आप सब मेरे दुश्मन हो। मेरे दिल में उसके शब्द तीर जैसे घाव कर रहे थे। राहुल ने बोला, अब जब पिताजी आएंगे, जब बात करेंगे माँ, हम इसे नाना जी के पास भेज देंगे, वहीं पढ़ाई पूरी करेगी। नेहा बोली, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं बस रोहन के साथ ही रहूंगी। रात में जब पिताजी आए तो सब बातें सामने रखी गई। रोहन के बारे में सबको पता था। उसमें बहुत सारी बुरी आदतें थी। रात का समय था, करीब 8:30 बजे थे। पिताजी ने नेहा को बुलाने के लिए बोला तो मैं बुलाने उसके कमरे में गई, पर वो तो कंबल ओढ़े लेटी थी। मैं समझ गई वो अभी गुस्से में है। मैंने आवाज लगाई, कुछ उत्तर नहीं आया। मुझे लगा गुस्सा है। मैं पास गई, कंबल हटाया तो चौंक गई। नेहा नहीं थी वहां, बस तकिए की एक कतार लगी थी। मैं घबरा गई। घर में सब लोग नेहा को खोजने लगे। रात के 9 बजने वाले थे और घर की लड़की घर पर नहीं थी। सब जगह पता किया, कहीं कुछ पता नहीं चला। घबराहट के मारे सबका बुरा हाल था। राहुल ने बोला, वो जरूर रोहन के पास गई होगी। हम सब बिना देरी किए सीधे रोहन के घर गए। राहुल ने चिल्लाया, नेहा, नेहा। रोहन बाहर आया और बोला, क्यों चिल्ला रहे हो साले साहब? राहुल का खून खोल गया। उसने गुस्से में बोला, नेहा कहाँ है? इतने में नेहा बाहर आई, चिल्लाते हुए बोली, बोलो, क्यों शोर मचा रहे हो? मैं अपनी मर्जी से आई हूं और अब यही रहना चाहती हूं। आप सबसे मेरा कोई रिश्ता नहीं, आप सब मेरे दुश्मन हो। मेरी आत्मा, मेरा मन, मेरा दिल। नेहा की इन बातों ने सब तार तार कर दिया। जहां राहुल रोहन से लड़ने में लगा था, वहीं मैं अंदर से टूट चुकी थी। मैंने नेहा के आगे हाथ जोड़े, बेटा घर चल, हम तेरा परिवार है। पर नेहा की आंखों और मन पर रोहन ने अपने फरेब के प्यार का ऐसा पर्दा डाला कि उसे उस समय हम ही दुश्मन लग रहे थे। उसका दिल मेरे आंसू देखकर भी नहीं पसीजा। मैं नेहा को उसके पास किसी भी दशा में नहीं छोड़ सकती थी। मेरे दिल का टुकड़ा भी वो रोहन धमकी पे धमकी दिया जा रहा था। 9 महीने कोख में रखे बड़े प्यार से पाला था नेहा को। आज अपनी ही बेटियों को भिखारियों की तरह मांग रही थी। आज उसके लिए रोहन ही सब कुछ था और हम दुश्मन थे। नेहा के पिताजी को अपनी बेटी का
ये रूप बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जिस मोहल्ले में उनका सम्मान और महत्व शिखर पर था, आज उन सबके सामने नेहा के कारण उनका सम्मान धूल में मिल रहा था। अचानक वो बेहोश होकर गिर गए। राहुल ने उन्हें सहारा देते हुए एम्बुलेंस को फोन किया, पर नेहा का पत्थर दिल वो अपने फैसले से बिल्कुल ना बदली। जब एम्बुलेंस आई तो मैं नेहा के पिताजी को लेके अस्पताल जाने लगी और रोते हुए राहुल से कहा, नेहा को बेटा यहां मत छोड़ना, कुछ भी हो उसे साथ घर ले आना। राहुल के जब सब प्रयास विफल हो गए तब उसने पुलिस को फोन किया, क्योंकि नेहा की उम्र 18 वर्ष से कम थी, 17 वर्ष में चल रही थी। इसलिए राहुल को ये रास्ता ही ठीक लगा। पुलिस आई। महिला पुलिस नेहा को रोहन के घर से बाहर लेके आई। पुलिस रोहन को नेहा के अपहरण के जुल्म में गिरफ्तार करने लगी। नेहा का बयान लेने के लिए महिला पुलिस उसे अलग कमरे में ले गई थी। नेहा से सवाल करने शुरू किए गए। नेहा से पूछा, किस तरह रोहन ने तुम्हारा अपहरण किया, कैसे किया? नेहा बोली, उसने कुछ नहीं किया, मैं अपनी मर्जी से उसके पास गई हूं। मैं रोहन से प्यार करती हूं। मेरे घर वालों ने मुझसे बोला, अगर रोहन से मिली तो हम तुझे मार देंगे। राहुल को यकीन नहीं हुआ। नेहा ने उल्टा परिवार वालों पर यह इल्जाम लगा दिया कि उन्होंने उसे मारने की धमकी दी है। पुलिस महिला ने बयान लिखा, राहुल के पास अब कोई वजह नहीं थी। रोहन को जेल भी नहीं हुई, ना ही पुलिस के पास थी, तो पुलिस ने रोहन को चेतावनी देकर छोड़ दिया। साथ राहुल को चेतावनी दी कि अगर नेहा को कुछ भी हुआ तो पुलिस उन्हें छोड़ेगी नहीं। पुलिस चली गई। नेहा को लेकर राहुल घर पहुंचा। तब तक मैं भी घर पहुंच चुकी थी, पर नेहा के पिताजी अभी भी अस्पताल में थे। मेरे घर पहुंच जाने पर राहुल पिताजी को देखने अस्पताल चला गया। मैं और नेहा घर पर अकेली थी। मैंने नेहा से पूछा, तुझे क्या हो गया नेहा? तुझे तेरे पिताजी पर भी तरस नहीं आ रहा? तू अभी छोटी है, सही गलत की समझ नहीं है तुझ में। राहुल अगले दिन पिताजी को लेकर घर आ गया। उनकी बीवी पर जाने की वजह से तबीयत खराब हुई थी। राहुल ने बोला, पिताजी को कोई तनाव नहीं देना है। नेहा को बहुत समझाने पर भी वो अपने निर्णय से नहीं हटी। फिर मैंने बड़े भारी मन से उसे उसके नाना जी के यहाँ भेज दिया। नाना जी ने उसके शादी के लिए बोला तो मैंने साफ मना कर दिया। उसने कितनी गलती की हो, पर मैं उसकी इतनी कम उम्र में शादी कर उसका जीवन बर्बाद नहीं कर सकती थी। मैं रोज अपने पिताजी के फोन से नेहा से बात करती। कुछ महीने ऐसे ही बीतते। एक रोज मैं हर दिन की तरह नेहा को जब फोन किया तो नेहा रोते हुए बोली, माँ मुझे इतनी सजा क्यों? मैं आपकी बेटी हूं, मुझे अपने पास बुला लो। मेरा दिल पसीज गया। मैंने नेहा के पिताजी से नेहा को घर बुलाने की बात कही तो वो भड़क गई और मना करते हुए बोली, नहीं अभी नहीं बुलाना है। थोड़े दिन बाद नेहा के नाने का फोन आया। वो गुस्से में बोल रहे थे, मैंने तुम्हें बोला था ना इसकी शादी कर देते हैं, पर तुमने मना कर दिया। वो रोहन यहां भी आया था। तुम्हारी लाडली बेटी ने उसे छुपके से मेरे फोन से यहाँ का पता बताया। मैं अब उसकी शादी के लिए लड़का देख रहा हूं। मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा था। ना जाने उस शराबी में ऐसा क्या है जिसके लिए अपने ही परिवार की दुश्मन बन बैठी है। मेरे पिताजी ने नेहा के लिए एक रेलवे में
नौकरी करने वाले लड़के अमित का रिश्ता देख पक्का कर दिया। शादी की तारीख भी तय हो गई थी। 4 महीने बाद शादी थी। अमित बहुत समझदार, सरल स्वभाव का लड़का था। पिताजी की अनुमति लेकर नेहा से फोन पर बात कर लेता था। नेहा ने उसे फोन पर बहुत रूखा बर्ताव किया। फिर कुछ दिन बाद ना जाने कैसे बड़े प्यार से बात करने लगी। नेहा ने अपनी समस्या बताते हुए कहा, नाना जी के फोन से ज्यादा देर बात नहीं कर सकते। फिर अमित ने एक मोबाइल फोन नेहा के लिए एक उपहार के रूप में भिजवा दिया। सबको लगा सब ठीक हो गया। सबकी तरह मैंने भी थोड़ी सुकून की सांस ली। नेहा ने मुझसे बात करते हुए कहा, माँ, अब तो शादी को 1 ही महीना रह गया। अब तो मैं तुमसे शादी करके दूरी चली जाऊंगी। माँ, आपने मुझे माफ नहीं किया। मुझसे गलती होगी माँ, मैं भटक गई थी। मुझे इतनी बड़ी सजा ना दो माँ। कुछ समय आपके पास रहना चाहती हूँ, मुझे बुला लो। ये बोलते हुए वो बहुत रोने लगी। मैं अब उसे बिना मिले नहीं रह सकती थी। घर में सबके मना करने पर भी सबसे लड़के उसके राहुल से बुलवा लिया। आते ही माँ के गले लग गई, माफी मांगने लगी। अमित का फोन आया। अमित ने मेरे से बोला, मैं नेहा को आगे पढ़ाऊंगा। आप इनके सारे मार्कशीट और ट्रांसफर पेपर कॉलेज से निकलवा कर भिजवा दीजिए। मुझे बहुत खुशी थी कि पिताजी ने बहुत अच्छा लड़का देखा है। वो नेहा की मर्जी से नेहा के लिए शादी के कपड़े गहने लेके शादी के लिए तैयारियां कर रहा था। मैं नेहा के साथ उसके कॉलेज गई। नेहा के मार्कशीट और ट्रांसफर पेपर के लिए सारे फॉर्म लेकर घर आ गई। फॉर्म भर के जमा करना था। अगले दिन राहुल अपने कॉलेज के खेल प्रतियोगिता के लिए शहर से बाहर गया था। राहुल के पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी। अगले दिन मैं, नेहा और नेहा के पिताजी हम सब अस्पताल गए। डॉक्टर ने बोला, आप इन्हें ज्यादा तनाव और परेशानी वाली बात नहीं बोल सकते। इन्हें कभी भी दिल का दौरा पड़ सकता है। नेहा भी सुन रही थी। हम घर आने वाले थे। नेहा बोली, मैं कॉलेज फॉर्म जमा करके आती हूँ। वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। मैंने भी ना जाने बिना कुछ सोचे समझे कैसे बोल दिया, ठीक है जल्दी आना। रात हो गई, नेहा नहीं आई। मुझे बहुत चिंता हो रही थी। नेहा के कॉलेज फोन किया, पता चला नेहा वहां आई ही नहीं थी। उसकी सहेली के यहाँ भी पता किया, नेहा उनसे काफी समय से नहीं मिली थी। रोहन का पता किया, वो भी इस शहर में नहीं है। सुबह हो गई, राहुल भी आ गया। वो मुझ पर बहुत गुस्सा हुआ। उसे अकेला क्यों जाने दिया। नेहा के पिताजी की तबीयत से ये सब सुन बहुत बिगड़ गई। जल्दी ही अस्पताल में नेहा के पिता को भर्ती कराया गया। फिर राहुल पुलिस के पास रिपोर्ट लिखवाने चला गया। शक के आधार पर रोहन को खोजने लगी। वो दिल्ली में मिली। रोहन और नेहा दोनों शादी कर चुके थे। उल्टा नेहा ने अपने परिवार पर आरोप लगाया। वो उसकी जबरदस्ती शादी कराना चाहती थी और रोहन को मारने की धमकी दी। नेहा 18 साल की हो चुकी थी। राहुल ने जब ये सब बताया तो ऐसा लगा नेहा ने मेरी ममता को गाली दी है, मेरी परवरिश पर दाग लगा दिया। राहुल का मन बहुत दुखी था। वो बोला, माँ, अब वो बदल गई है। उसके लिए हम मर चुके हैं। उसके कारण पिताजी की ये हालत है। वो घर नहीं आना चाहती। नेहा के नानी जी के पूरे गांव में बहुत सम्मान था। नेहा के ऐसा करने से बहुत शर्मिंदगी झेलनी पड़ी उन्हें। गांव के लोग कई तरह की बातें करते थे। मोहल्ले में मेरे परिवार का निकलना मुश्किल हो गया था। अमित का रोज फोन आता,
समझ नहीं आता था कि क्या बोलूं मैं उससे। एक दिन हिम्मत करके मैंने सब कुछ बता दिया। अमित अंदर से टूट गया। नेहा उसका पहला प्यार थी। उसका विश्वास बुरी तरह से टूट गया था। अमित के पिताजी के गुस्सा होने पर अमित ने मना किया कि कोई कुछ नहीं बोलेगा। वो मेरे से बोला, मैं आपका दर्द समझ सकता हूं। आपके परिवार से मेरा रिश्ता नेहा के कारण जुड़ना था, पर मैं आपके लिए हमेशा बेटा रहूंगा। अमित की बात सुन उस दिन मुझे नेहा की किस्मत पर बहुत पछतावा हुआ। उसने कितने अनमोल इंसान को खो दिया। नाना जी नेहा की खबर सुनकर और गांव की बेइज्जती से बीमार हो गए थे और 3 महीने बाद दुनिया छोड़ गए। नेहा के पिताजी को अब नौकरी ना करने की डॉक्टर ने हिदायत दी। राहुल जब भी कॉलेज के लिए घर से बाहर जाता, लोग बहुत कुछ सुनाते उन्हें। वो बिना कुछ बोले घर आ जाता। पिताजी के जाने के बाद सबके ताने सुन मन हुआ जहर खा लूं, पर राहुल और उनके पिताजी सोच रुक जाते। 2 साल बीत गए, पर आज भी नेहा को कोई नहीं भूला। मैं राहुल की शादी करना चाहती थी, पर नेहा ने जो किया उसकी वजह से कोई रिश्ता नहीं बन रहा था। फिर अमित ने अपनी बुआ की लड़की का रिश्ते के लिए बोला और मधु मधु तुम सबको बहुत पसंद आई। मधु को घर के हालात सब पता था। मधु शादी करके आई तो उसने सब बहुत अच्छे से संभाल लिया था। आज इनकी शादी को 4 साल हो गए। सुना है रोहन बहुत शराब पीता है। कभी कभी नेहा पर हाथ भी उठा देता है। नेहा केवल 9वीं पास है, इसलिए कहीं अच्छी नौकरी भी नहीं कर सकती है। वो किसी के घर काम कर अपना और अपनी बेटी का खर्च चलाती है। नेहा का फोन आता है, वो रोती है, माफी मांगती है, पर घर आने को तैयार नहीं होती। उसकी भी एक बेटी शायद अब उसे एहसास हो माँ का दर्द क्या होता है। और जब उसकी कोख पर कोई दाग लगा दी तो कैसा महसूस होता है। मधु माँ के आंसू साफ कर गले लगा लेती है। मूर्ख है वो लोग जो अपने परिवार के सम्मान और दिल को ठेस पहुंचाकर अपनी खुशियों का कामना करते हैं। अपने माँ परिवार को दुख दे कोई अपना घर नहीं बसा सकता, न जिंदगी में उसे खुशी और सुकून नसीब होता है। ऐसा प्यार पाकर भी क्या फायदा जो जन्मदाता को ठेस पहुंचाकर मिले। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो मैं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वर्स को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।